आज का मेरा टॉपिक है राइजिंग प्राइजेस ऑफ हाउसिंग एंड लैंड कनेक्टेड टू हाउसिंग। रोटी कपड़ा मकान ये हर देश के नागरिकों का एक मूल अधिकार है और कोई भी गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नेंस उसको नहीं यदि ये चीज़ें प्रोवाइड करा पाती है या उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, स्पेकुलेशन हो रहा है, तो वो देश की सक्सेस नहीं मानी जाएगी क्योंकि लोग दुखी रहेंगे। इंडिया में खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं है तो लोगों की भी कमी नहीं है। तो आज बिजनेस करने के लिए यदि लोग खाने पीने की चीज़ों में होर्डिंग करने लगे तो दाल, चावल, सब्जी, चीनी, इन हर एक के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उससे तकलीफ आ जाएगी। इस कंट्री में क्योंकि कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है जॉब सीकर का और जॉब प्रोवाइडर का, तो उस इम्बैलेंस के कारण लोग या तो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है। पढ़े लिखे भी जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जॉब डेवलपर्स, जॉब प्रोवाइडर के मार्केट में इशू है। तो इसी तरह यदि घरों के प्राइस बढ़ जाएंगे तो कैसे आदमी अफोर्ड कर पाएगा। तो बात सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग की नहीं है, बात है ओवरऑल हाउसिंग की। जरूरी नहीं है वो छोटे छोटे 2-3 बेडरूम के मकानों में आदमी रहे। यदि वो एक 100 गज का, 200 गज का या 500 गज का फ्लोर भी लेना चाहता है तो उसको आसान होना चाहिए। तो अभी इधर मैं देख रहा हूँ कि कई सालों से प्राइसेस कंट्रोल्ड है, लेकिन हरियाणा में अब हाउसिंग में फिर से आग लगनी शुरू हो गई। 10% से लेके 20%, 25% लैंड के और फ्लैट्स के प्राइसेस में ग्रोथ आने लगी। ये कोई इकोनॉमी के लिए हेल्दी साइन नहीं है। लोगों के प्रति भी अन्याय है कि आज एक आदमी 2 करोड़ का मकान का प्लानिंग करता है तो उसको 2.5 करोड़ रुपये देना पड़ते हैं। वैसे ही उसकी अर्निंग्स नहीं है और ऊपर से ही है स्पेकुलेशन। तो गवर्नमेंट को इंडिया में हर स्टेट में कंट्रोल्स देना चाहिए कि खाने पीने की चीज़ें हैं, मकान हैं, इसके ऊपर होर्डिंग ना हो, स्पेकुलेशन ना हो। तो कहीं भी इसका तरीका क्या है, कहीं भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उनको उस तरह के लॉज ला के उसको कंट्रोल करा जाए, क्योंकि इन्वेस्टर को तो इजी मनी चाहिए। अब ये लैंड का जो हाउसिंग का प्राइस है, एक तो रिक्वायरमेंट बहुत बेसिक है, दूसरा इससे किसी भी तरह का इकोनॉमिक गेन खास नहीं है, क्योंकि जो बिल्डिंग मटेरियल है वो तो फिर भी लगेगा। अब बिल्डिंग मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएं क्योंकि हाउसिंग के प्राइसेस बढ़ गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, होर्डिंग बढ़ जाए, तो ये भी इकोनॉमिक साइंस नहीं है। अब ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए ये भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे यहाँ कंट्री में स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए अलग से फैसिलिटीज़, सुविधाएं होना चाहिए। जैसे पहली एक सुविधा है कि जो पढ़े लिखे हैं उनको इजी लोन्स मिले, नॉन कोलैटरल मिले। एक आदमी है, उसके लिए बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, नंबर 1 उसके पास कैपिटल हो। अब कैपिटल को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके तो उसके पास बुद्धि होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, प्रोजेक्ट नॉलेज होना चाहिए। सेकंड, उसका वैल्यू सिस्टम, कॉन्शाइंस ये पॉजिटिव होना चाहिए कि मैं यदि पैसे ले रहा हूँ तो उस पैसे का सही इस्तेमाल करके उसको मुझे लैंडिंग अथॉरिटीज़ जो हैं, लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको वापस करना है और इंटरेस्ट भी देना है। तो इस तरह से उसको लो कॉस्ट फंड उसको अवेलेबल होंगे या विदाउट एनी कॉस्ट फंड होंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, तो वो अच्छा काम कर सकेगा। पढ़े लिखों को नौकरी की तरफ भेजने की जगह, नौकरियां तो वैसे भी नहीं है, उसको बिजनेस प्रमोशन की तरफ भेजना चाहिए। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बने, एम्प्लॉयमेंट डेवलपर बने, और छोटे व्यापारी जो हैं उनके लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ होना चाहिए। ये नहीं कि अब जीएसटी है तो उसको इतनी परेशानी हो रही है, प्लेस ऑफ बिजनेस में परेशानी हो रही है कि बार बार छोटी छोटी बातों पर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है। छोटी छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जो
पहले अपनी इकोनॉमी को नहीं संभाल पा रही हैं, बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं, अब बंद करने से पहले उनको सारा कंप्लायंस करें, पेनल्टीज दें, पर डे के हिसाब से पेनल्टी दें, तो ये कोई चीज़ें अच्छी नहीं है। इन सब चीज़ों को हटाना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि हमारी कंट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हो जाए, हमारे यहाँ के सारे लोग ओवर एम्प्लॉयड हों, यहाँ तक कि हम दूसरे देशों के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकें। क्यों नहीं हो सकता है? डिसबैलेंस ही तो है इकोनॉमी का। एक एम्प्लॉयमेंट सीकर ज़्यादा हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर कम है। अब हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाने की बात करते हैं, तो उसमें वो कितने लोगों को एम्प्लॉय कर लेगी? बेटर यही है कि छोटा व्यापारी डेवलप हो, लोग नौकरी की जगह ग्रेजुएशन करें, छोटे मोटे कोर्सेज करें या प्रोफेशनल कोर्सेज भी करें, तो उसके बाद नौकरी ढूंढने नहीं भागें। दे शुड रन फॉरवर्ड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ें, सब चीज़ों को देख के प्रॉपर्टी का स्पेकुलेशन बहुत ख़राब है। आप सब पॉलिटिकल लोग, सब लोग ब्यूरोक्रेसी में सब देखिए, और ऊपर से बार बार ये सर्कल रेट बढ़ाना, ये सर्कल रेट बढ़ा के हम रेवेन्यू कमा लेंगे, ये भी बहुत गलत चीज़ है। सर्कल रेट बढ़ेंगे, स्पेकुलेशन बढ़ेगा, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। अरे सर्कल रेट्स को कम करिए। आपको हमेशा प्रॉपर्टी से क्यों कमाना है? कमाई के साधन वो ढूंढे जाते हैं जिससे कि ज़बरदस्ती कैपिटल इन्फ्लेशन होता है। ये कैपिटल की चीज़ें हैं, इसमें इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। आप बिजनेस ग्रोथ करिए ना। एक स्टेट का यदि रेवेन्यू 10,000 करोड़ रुपया महीना यदि जीएसटी का आता है, तो उसकी कोशिश होना चाहिए मैं बिजनेस को ग्रो करूँ और 20,000 करोड़ रुपये रेवेन्यू हो। ये फिक्स्ड एसेट ट्रांसफ़र को, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इतने बड़े बड़े रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए जा रहे हैं। अरे आप प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस का मतलब क्या है? कि आप एक प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग कर रहे हैं कि भाई इसके नाम थी, अभी सेल हो गई तो अब इसके नाम आ गई, तो उसमें एक फिक्स अमाउंट ले लीजिए। अरे आपको परसेंटेज लेना है तो आप 0.5% ले लीजिए, दैट शुड बी द ट्रांसफर चार्जेस। तो ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं। सर्कल रेट बढ़ जाएंगे तो मार्केट रेट फिर उसको कॉम्पीट करते करते वहाँ भी बढ़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। थैंक यू।